डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भूगोल की बुक क्लास 7 की हमारा पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस बुक के अंदर हम शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट से ही, और चैप्टर फर्स्ट का नाम है पर्यावरण। यहीं से हम क्लास 7 की भूगोल की बुक को स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। और इसमें आने वाले जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इसमें से। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से इसमें समझ में आएगा। तो ये हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि ये जो पर्यावरण है ये क्या होता है। तो पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास जो भी है वो सभी पर्यावरण कहलाता है। यानी कि जो हमारे चारों तरफ जितना भी जो भी आवरण है, पर्यावरण का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, प्री प्लस आवरण। यानी कि प्री मतलब चारों तरफ जो भी आवरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी कि जो कुछ भी हमारे आसपास हम देखते हैं या है तो वो सभी क्या है, पर्यावरण है। इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी चीज़ें देखें, चाहे स्कूल, घर, मेज, कुर्सी, जो भी कुछ हम देखते हैं वो सभी क्या है, पर्यावरण के अंग हैं। और यहाँ पर जो है पर्यावरण के अंदर हमारे यहाँ पर हम ये भी चीज़ें देखेंगे कि कुछ वस्तुएं जो हैं वो जिनका प्रकृति से निर्माण किया हुआ होता है, और कुछ वस्तुएं जो होती है उनका मानव के द्वारा निर्माण किया हुआ होता है। तो प्रकृति के द्वारा जो पर्यावरण जो निर्माण किया गया है उनमें जो नेचर ने जो भी निर्माण किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, उसमें हम देखते हैं यहाँ पे पर्वत है, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये सभी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। और जबकि अन्य जो निर्माण है मानव के द्वारा किए गए हैं, जैसे सड़क, कार, कपड़े हैं, किताबें हैं, ये सभी मानव के द्वारा निर्मित है। तो जो निर्माण के आधार पर हम वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है प्रकृति के द्वारा निर्मित और दूसरा है मानव निर्मित वस्तुएं। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो क्या होता रहता है, बदलता रहता है। और पर्यावरण जो है उसमें बदलाव किसकी वजह से आता है, मानव की जो ज़रूरतें हैं उनको मानव जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के कारण हमारे पर्यावरण में कुछ ना कुछ हमारे जो आसपास का जो भी चीज़ें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है। और इसी वजह से जो है पर्यावरण है उसमें भी बदलाव होता रहता है। यानी कि जो ऐसा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के कारण होता है। और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, जिसके कारण हम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण से संबंधित प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें परिवर्तन करते हैं। यानी कि पेड़ पौधे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पेड़ पौधों को काट देते हैं, या फिर जो भवन निर्माण करना, लैंड का यूज़ अपनी ज़रूरतों के अनुसार कर लेना। इस तरह से क्या होता है कि हम पर्यावरण को जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार हम जो भी जैसे भी यूज़ करते हैं उसके कारण हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण है उसमें परिवर्तन होता है। और कभी कभी हम उसे नष्ट भी कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें परिवर्तन आता है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये जो हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ये बात यहाँ पे देख लेते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यानी कि जो पर्यावरण है वो हमारे जीवन का आधार है। हम पर्यावरण की वजह से ही जितने भी प्राणी हैं वो जीवित हैं। ये क्या करते हैं, हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, और खाने के लिए भोजन, और रहने के लिए निवास स्थान या भूमि प्रदान करता है पर्यावरण। मानव जो क्या करता है, प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तन करता है, यानी कि मानव जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण में परिवर्तित करता रहता है। और जैसे ये क्या करता है कि कार का धुआं जो है क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। यानी कि मानव के द्वारा कार का यूज़ किया जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, धुआं होता है, और उसकी वजह से वायु प्रदूषित होती है। पानी जो है उसको हम पीने के लिए जो है एकत्रित करते हैं पात्र में, और एकत्रित किया जाता है। और भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाने, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव जो क्या करता है, पर्यावरण के अंदर परिवर्तन करता है। यानी कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण का यूज़ करता है, जिसकी वजह से प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन आता है।
आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं ये कि जो पर्यावरण है उसके घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण जो है वो 3 तरह के, यहाँ पर पर्यावरण के अंदर 3 घटक बताए गए हैं। यहाँ पर क्या है, एक तो है प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित और दूसरा मानव स्वयं। तो प्रकृति में जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, इसमें सजीव जैसे जैव मंडल आ जाता है, स्थल मंडल, स्थल भाग जो आ जाता है वायुमंडल में, और जल जो है जल मंडल में आता है। मानव निर्मित के अंदर वो सभी चीज़ें आ जाती है जो मानव के द्वारा बनाई जाती है, जैसे इमारतें हैं, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक। और तीसरा जो घटक है पर्यावरण का वो है मानव स्वयं है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात यह है कि मानव के घटक कितने हैं, तो वो 3 है। और कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाते हैं प्राकृतिक, मानव निर्मित घटक और मानव स्वयं भी पर्यावरण का ही घटक है, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है। मानव से रिलेटेड कोई व्यक्ति है, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ, ये सभी मानव घटक के अंतर्गत आती है। ऊपर के ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें हमने क्या देखा है कि किसी भी प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो व्यापक रूप से जो इसकी परिभाषा है पर्यावरण की वो क्या है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। पर्यावरण क्या होता है कि प्राकृतिक और प्रकृति यानी कि नेचर और मानव निर्मित जो परिघटनाएं होती है, मानव निर्मित जो घटनाएं होती है, प्रकृति के द्वारा जो घटित घटनाएं होती है, उसका मिश्रण क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों ही परिस्थितियां सम्मिलित है। यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसमें क्या है, पृथ्वी पर जितनी भी जीवीय और अजीवीय, बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही परिस्थितियाँ इसमें सम्मिलित की जाती है। तो ये पर्यावरण की व्यापक परिभाषा है, या पर्यावरण का जो व्यापक अर्थ है वो यही है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर जो भी लोग हैं, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, जो भी चीज़ें हैं वो पर्यावरण कहलाती है। और यह क्या होता है कि प्राकृतिक और मानवीय परिघटनाओं का मिश्रण होता है। और तीसरा इसमें ये भी इंक्लूड किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितने भी जीवीय और अजीवीय दोनों ही परिस्थितियां पर्यावरण में शामिल की जाती है। पर्यावरण का मतलब यही नहीं है कि जो भी जीवित प्राणी से रिलेटेड या जीवीय परिस्थितियों से संबंधित नहीं होती, बल्कि इसके अंदर अजीवीय परिस्थितियों को भी शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर हम इन दोनों का मतलब देख लेते हैं कि जीवीय और अजीवीय चीज़ें होती क्या है। तो सजीव प्राणियों का संसार जो भी है, यानी कि सजीव से प्राणियों से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती है या वो जो भी संसार है, जैसे पादप है, जंतु है, ये सभी क्या कहलाते हैं, जीवीय कहलाते हैं, यानी कि बायोटिक कहलाते हैं। इसके अंदर जो प्राणी है उनमें जीव से रिलेटेड होते हैं, ये जीवित जो भी होते हैं इनके अंदर जिनमें जीव होता है, यानी कि जो सांस लेते हैं, वो सभी जो एलिमेंट्स है, जो भी घटक हैं, वो सारे जीवीय परिस्थिति के अंदर शामिल किए जाते हैं। और अजीव में निर्जीव पदार्थों को शामिल किया जाता है, जैसे स्थल भाग है, जल, और जो भी जितने भी अजीवीय जो भी पदार्थ है उनको शामिल किया जाता है। आगे हम बढ़ते हुए इसमें यहाँ पर देख लेते हैं कि जब मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित की जाती है। यानी कि जो मानवीय पर्यावरण है, जबकि उसमें क्या किया जाता है, हमने यहाँ पर क्या देखा कि पर्यावरण, ये जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, इसमें हमने देखा है यहाँ पे प्राकृतिक जो पर्यावरण है, पर्यावरण जो है 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में हम क्या करते हैं, पृथ्वी पे पाई जाने वाली जितनी जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित की जाती है, उसको प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। और मानवीय पर्यावरण में क्या किया जाता है कि मानव के द्वारा परस्पर जितनी भी क्रियाएं की जाती है, या उनकी जो भी गतिविधियां होती है, या उनके द्वारा बनाई गई जितनी भी रचनाएं हैं, उसको मानवीय पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है पर्यावरण की। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसका
ये फ्रेंच शब्द का एनवायरोनेर या एनवायरोनेनर शब्द से हुई है और जिसका अर्थ है पड़ोस। यानी कि उस यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एनवायरमेंट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरनेर और एनवायरोनेर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पड़ोस। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पर्यावरण जो प्राकृतिक पर्यावरण है और मानवीय पर्यावरण है उनको हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे और इसमें समझेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है और मानवीय पर्यावरण क्या होता है। इसको हम यहाँ पर देखते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर किसको शामिल किया गया है? जो हमारा स्थल मंडल है उसको शामिल किया गया है, जल मंडल को, वायुमंडल और जैव मंडल जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु सम्मिलित है, इन सभी को प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर हम आगे यही देख लेते हैं कि ये स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल इन सभी चीज़ों को प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल किया गया है। पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी है या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। या आप सभी जानते हैं कि स्थल मंडल किसको कहा गया है कि स्थल मंडल जो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत है उसको स्थल मंडल कहा जाता है। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यानी कि इसके अंदर जो स्थल भाग उसमें पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ ये सभी विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं और विषम धरातल जो है, ऊबड़ खाबड़ धरातल है, इसको इसमें शामिल किया जाता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। यानी कि महासागरों के अंदर भी ये सभी स्थलाकृतियाँ जैसे पठार, घाटी और पहाड़, मैदान ये सभी जो स्थलाकृतियाँ हैं वो महासागर की तली पर भी पाए जाते हैं, उसकी सतह पर भी पाए जाते हैं। उन सभी चीज़ों को हम स्थल मंडल में शामिल करते हैं। स्थल मंडल वो क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी स्रोत होता है। यानी कि इसके अंतर्गत खनिज संपदा जो है उसको भी शामिल किया जाता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं जल मंडल के बारे में कि जल के क्षेत्र को जल मंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, सागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यानी कि जो जल मंडल होता है उसमें जो वाटर बॉडीज़ की जितनी भी चीज़ें हैं जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर वो सभी सम्मिलित किया जाता है और यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक भी है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। तीसरा जो मंडल है उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की जो पतली परत होती है उसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो ग्रेविटी फोर्स है, पृथ्वी का जो अर्थ का जो ग्रेविटी फोर्स है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अपने चारों ओर क्या करता है, वायुमंडल को अपने चारों तरफ बनाए रखने का काम करता है। और यह सूर्य की जो झुलसाने वाली जो गर्मी और हानिकारक जो किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। तो ये पर्यावरण हमारे लिए यानी कि जो प्राणी है उनके लिए एक कंबल का काम करता है, जिससे हमारी क्या होता है, इन हानिकारक सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक किरणें हैं उससे हमारी रक्षा होती है। और आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं इसी प्रकार क्या होता है, कई प्रकार की जो गैसें हैं, इसी तरह से क्या होता है, कई प्रकार की जो गैस, धूल, कण और जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित होता है। तो वायुमंडल में जो है किस किस को शामिल किया जाता है, वायुमंडल में गैस, धूल, कण और जलवाष्प ये उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है कि जिस तरह से वायुमंडल में जैसे जैसे परिवर्तन होगा उसी तरह से जो पृथ्वी के ऊपर जो भी मौसम है, जलवायु है, उसमें भी परिवर्तन आता है।
पादप एवं जीव जंतु से मिलकर जो बनता है मंडल, उसको हम कहते हैं जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैव मंडल के अंदर ये पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसको जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल में याद रखने वाली बात है कि इसमें पादप यानी कि जो वनस्पति है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उसको भी शामिल किया जाता है, और जो जीव जंतु प्राणी है उनको भी शामिल किया जाता है, और मानव स्वयं भी जैव मंडल का हिस्सा ही है। तो जैव मंडल का निर्माण कहाँ होता है? एक ऐसे संकीर्ण क्षेत्र होता है ये जहाँ पर स्थल, जल और वायु तीनों जहाँ पे मिलते हैं और जीवन संभव होता है, उसको जैव मंडल कहा जाता है। तो जैव मंडल को वायुमंडल और स्थल मंडल और यहाँ पर जो ये जल मंडल है, स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल, इन सभी चीज़ों को हम इस पिक्चर में यहाँ पर देखते हैं। पर्यावरण के जो क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र पाए जाते हैं: वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। जलमंडल ये जो वाटर बॉडीज वाला, नदियाँ, समुद्र जो भी है, वायुमंडल जो सभी यहाँ पर वायु है ये, और स्थल मंडल जो पृथ्वी स्थल भाग है ये तीनों ये। और जहाँ ऐसा कोई भी नैरो क्षेत्र, नैरो जोन या संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर ये तीनों ही मंडल आपस में मिलते हैं, उसको जैव मंडल कहा जाता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़कर हम यहाँ पर देखते हैं पारितंत्र क्या होता है, इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पारितंत्र की जो होता क्या है, इसको हम यहाँ पर एक बार इस परिभाषा से देख लेते हैं कि पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। पारितंत्र क्या होता है देख लो कि यहाँ पर वो तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी यानी कि जितने भी सजीव हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ, यानी कि आपस में भी एक दूसरे के साथ, और जीवधारी जो है वो पर्यावरण के साथ भी, पर्यावरण के जितने भी भौतिक एवं रासायनिक जो कारक है उनके साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यानी कि पर्यावरण का प्रभाव मानव पे पड़ता है, मानव का प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है, और जो जीवधारी है, जो भी प्राणी है, जो भी जीव जंतु है, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पे परस्पर क्रिया करते हैं, साथ में पर्यावरण के जो भी भौतिक और रासायनिक कारक है उनके साथ भी ये क्रिया करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, जिसमें ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो इन सब का जो संबंध है वो किससे है, ऊर्जा और पदार्थ के आपस में स्थानांतरण के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ आगे हम ये पारितंत्र के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे को, जीवधारी और पर्यावरण सभी मिलकर एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो रेगिस्तानी जो भाग है वहाँ पे ऊँट मिलेंगे और कीट वगैरह, छिपकली वगैरह ये भी देखने को मिलेंगे। आगे विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु है, वनस्पति है, लोगों का रहन सहन है, सारे तौर तरीके हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंध भी रखते हैं। तो पारितंत्र में क्या है, विभिन्न स्थानों में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु, वनस्पति है, लोगों का रहन सहन का जो तरीका है, सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से संबंध होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पे आश्रित होते हैं। सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मानव है, ये सभी अपने आसपास का जो पर्यावरण है उस पे निर्भर करते हैं। प्राय ये एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, और साथ में ही ये जीव जंतु, पेड़ पौधे आपस में भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो जीवधारी का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। यानी कि जीवधारी जो है वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और साथ में अपने पर्यावरण के साथ भी वो संबंध बना के रखते हैं, पर्यावरण को भी ये प्रभावित करते हैं या पर्यावरण का प्रभाव जीवधारियों पे पड़ता है। तो ये सभी क्या कहलाता है, ये सभी संबंध पारितंत्र का निर्माण करता है या पारितंत्र कहलाता है।
अधिक वर्षा वाले वन, घास, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदियाँ, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक अपना पारितंत्र हो सकता है। और यहाँ पर हम अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि जो मानवीय पर्यावरण है उसको हम यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। मानवीय पर्यावरण से में क्या होता है कि मानव जो है अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन भी करता है। मानव क्या करता है कि पर्यावरण के साथ भी पारस्परिक क्रिया करता है और साथ में वो क्या करता है अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार अनुरूप बना लिया था, यानी कि जैसा नेचर के अनुसार है, प्रकृति के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था और उसका जीवन भी सरल था। आसपास की जो प्रकृति से जो भी आवश्यकताएं होती थी वो पूरी कर लेते थे। और समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ना शुरू हो गई मानव की, और मानव ने अपने उपयोग के लिए पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके उसने सीख लिए, जैसे फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। साथ में पहिए का आविष्कार, जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, ज़रूरतें बढ़ती गई और बुद्धि उनकी मानव की विकसित होती गई, वैसे वैसे भी टेक्नोलॉजी में भी, तकनीकी में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया और इस तरह से मानव ने पर्यावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो पहिए का जो आविष्कार है, आवश्यकता से अधिक अगर अन्न उपजाया जाता है गया और वस्तु विनिमय पद्धति का जो है विकास हुआ है, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन की तेज गति प्रारंभ हो गई, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। इस तरह से मानव ने क्या करना शुरू कर दिया, पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हम और भी देखो कैसे वो क्या कर लेते हैं कि जैसे आजकल जो भी जिस मौसम में कोई फल उगता है या मूंगफली या तरबूज, जिस मौसम में, उसके अलावा दूसरे मौसम में भी वो क्या कर लेते हैं अपनी तकनीकी से किसी और मौसम में भी ये अपनी फसलें उगा लेते हैं। जैसे गर्मियों में तरबूज मिलता है, लेकिन आजकल क्या करते हैं ये कि तरबूज है और सर्दियों में मिलने वाली जो वस्तुएं मूंगफली वगैरह ये किसी और मौसम में भी प्राप्त हो जाती है। तो उन्होंने अपनी मानव ने टेक्नोलॉजी का क्या कर लिया है, आविष्कार, टेक्नोलॉजी का विकास करके पर्यावरण को परिवर्तित या प्रभावित करना शुरू कर दिया है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना जरूरी है, यानी कि जो प्राकृतिक है और मानवीय पर्यावरण दोनों ही पर्यावरण के अंदर एक दूसरे में संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहने और उनका उपयोग करना सीखना चाहिए, यानी कि मानव को इस तरह से सीख लेना चाहिए कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखे और समरसता के साथ उनके साथ रहे और समुचित उपयोग करना आना चाहिए। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अब मानव क्या कर सकता है, अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पर्यावरण को भी बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, उपाय करने चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर है 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है, इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति वो होती है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार होता है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का ही क्रय और विक्रय किया जाता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर 1 है पर्यावरण एनवायरनमेंट, जो चैप्टर 1 है 7th क्लास की बुक का कंप्लीट होता है। आशा है आपको ये चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और इसमें जो मोस्ट चीज़ें यही है कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, जैसे मानव है और मानव निर्मित और पर्यावरण, ये पर्यावरण के घटक हैं और पर्यावरण के कौन कौन से भाग हैं, जैसे पर्यावरण के जो भाग हैं उनका नाम है प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण, और प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण में किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है और इनके बीच में संतुलन होना जरूरी है। ये सभी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, सीखी है। आशा है आपको ये चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया है और कुछ एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें निकलते हैं वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके आपको बताया है। तो इतना ही इस चैप्टर में। धन्यवाद।